हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, पीवाईक्यू। ठीक है, तो इसमें आपका पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था? पिछले वाले लेक्चर यूनिट 6 था, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। अब इसके बाद जो 7 यूनिट है, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके पहले वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था, जिसमें आपको मेनली आईयूपीएसी नेम और वो बाकी चीजें हम लोग पढ़े थे, और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। इस वाले लेक्चर में जो भी इसका वीडियो सोल्यूशन है, इसको देखने से पहले मैं हर बार आपको बोलती हूँ, चैप्टर को पहले पढ़ कर आइए। पढ़ने के बाद अगर आप इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब आपका थोड़ा सा ये होता है कि आपने जितनी मेहनत की है, आपको उसका कुछ बेनिफिट मिला। अब इस वीडियो का सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, तो पहले आप अच्छे से नोट्स को पढ़कर आइए, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी। ये बच्चों थोड़ा सा डेल्टा वहां पे टाइपिंग में हो नहीं पाता है, तो आप इसको समझना, डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ है। क्या होता है इन दोनों में, क्या कितने का रिलेशन होता है? डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, याद आ रहा है कुछ? डेल्टा की आपका टी क्या है? डेल्टा टी है आपका स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी सीएफएससी। जो डेल्टा होता है एक्चुअली में ये होता है, ये होता है CFSC, ये यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का है, 2 होते हैं। एक होता है डेल ओ, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल का CFSC हम लोग निकालते हैं, और डेल टी यानी टेट्राहेड्रल का निकालते हैं। तो आपको जल्दी से बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, फटाक से बता दो इसका आंसर। तो ये देखो, इसको मैं आपको नोट्स में भी लिखवाई हूं। तो ये दोनों का जो रिलेशन आता है, वो डेल्टा टी क्या होता है, वो 4/9 डेल ओ के इक्वल आता है, आपका डेल्टा टी। इन दोनों में यही रिलेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सारे आपके एमसीक्यू आपके वो पीवाईक्यू में आ चुके हैं क्वेश्चन में। कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन CuNH3, ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बहुत इजी है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? मैं आपको फॉर्मूला बताई हूं, नंबर ऑफ लिगेंड्स into its डेंसिटी। ओके, एक मिनट बच्चों। ओके, तो मैं क्या बता रही थी? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी क्या होता है? जब भी आपके पास कोई भी लिगेंड होता है, लिगेंड और मेटल के बीच में ही बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके थ्रू आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, ठीक, तो वहां पे हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी मेटल से कितने नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच्ड हैं, या कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स को चेक करते हैं और इसके डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है कि एक लिगेंड के पास कितना है। सपोज करो एक आपका लिगेंड है जिसके पास एक ही लोन पेयर है, तो वो एक ही दे सकता है, तो इसकी डेंसिटी हो गई क्या? 1।
क्योंकि ये एक बार में मेटल को एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी सपोज करो कि मैं एक लिगेंड हूं, मेरे पास 2 हाथ है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, मैं एक हाथ में अपने बैग को भी कैरी कर सकती हूँ, दूसरे हाथ में कोई और सामान भी कैरी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मैं बाइडेंटेड लिगेंड हूं। तो ऐसा ही जब एक ही लिगेंड के पास एक एक आपका डोनर साइट होता है तो उसे बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड, और उसकी डेंसिटी होती है 1। सपोज करो आपके पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास 2 आपका डोनर साइट है मेटल को देने के लिए, ये भी मेटल को दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो इसे बोलेंगे क्या? बाइडेंटेड लिगेंड, और इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2। ठीक। ऐसे सपोज करो कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास 3 साइट्स है, तो 3 साइड्स जैसे ही आता है हम लोग उसे पॉलीडेंटेड का नाम दे देते हैं। पॉलीडेंटेड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत सारे साइड्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ही इसका वो डेंसिटी होता है। मोनो के लिए 1, बाई के लिए क्या हो जाएगा? 2, ट्राई के लिए 3, 4 के टेट्रा के लिए 4 हो जाएगा। लेकिन इन सारे लिगेंड्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको याद होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूं, तो आपको उसको याद होना चाहिए। चलो, यहाँ पे नंबर ऑफ ये लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। और इसकी डेंसिटी कितनी है? अमोनिया आपका कैसा लिगेंड है? तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है मेटल को देने के लिए, एक अमोनिया के पास एक ही है, यानी इसकी डेंसिटी क्या है? 1 है, इंटू 1 इसका आ गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसका एक काम करते हैं, आईयूपीएससी भी कर लेते हैं। तो आईयूपीएससी हमको पता है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो हेक्सा अमीन। ठीक, हेक्सा अमीन। कोबाल्ट, हाँ इसके नाम के आगे कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। कोबाल्ट 3rd। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट को X मान लो, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता मतलब 0, इसका मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, फिर क्या इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर क्या है? कोई चार्ज दिख रहा है वो दिख जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट के ऊपर क्या है? 3 प्लस चार्ज है। हालांकि ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये सब नहीं है, पर इसी क्वेश्चन से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में इसका आईयूपीएससी दे दे, हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर दे दे, तो हमें नहीं पता कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप का भी आ सकता है। तो इसी वजह से मैं इसी क्वेश्चन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता दी। ठीक है, चलो अब मुझे बस इतना काम है कि कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होता है। कोबाल्ट के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोबाल्ट का होता है 27, यानी इसका हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7, यही होता है। पर यहां पे कोबाल्ट आपका 3 प्लस में प्रेजेंट है, अगर 3 प्लस में प्रेजेंट है यानी हो जाएगा इसका आर्गन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों है, तो ये दोनों में से जो सबसे लास्ट वाली शेल है वहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, लास्ट वाली शेल क्या है? 4s है, तो यहां से निकाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 0। पर अभी भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कोबाल्ट के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 3d वाले से, तो इसका हो जाएगा 3d6। अब ये देखो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है ना। ओके, तो ये आपके पास क्या है? d ऑर्बिटल, और ये आपके पास है s ऑर्बिटल। ठीक, और आपको पता है यहाँ पे 3d6 है, यहाँ 4s0। आपके पास कोई और भी ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैम बहुत सारे ऑर्बिटल है, मेरे पास 4p भी है और 4d भी है। ठीक, ये आपका हो गया 4p, ये आपका हो गया 4d। हमें जितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, क्योंकि देखो एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2, तो मुझे पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए ना। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं रखूंगी कहां? क्योंकि एक रूल है कि एक बॉक्स में या एक ऑर्बिटल में से केवल क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो ये वाला तो खाली करेगा नहीं, खाली कर देता। लेकिन एक सेकंड, कोबाल्ट 3 प्लस के साथ है, तो कोबाल्ट जब 3, देखो अमोनिया कैसा लिगेंड है, यहां पे मैं साइड में लिख दे रही हूं अमोनिया आपका। थोड़ा सा मैं इस पर टाइम ले रही हूँ, एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अमोनिया आपका क्या है? एक एवरेज लिगेंड है, एवरेज लिगेंड, या इसको हम लोग दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट लिगेंड है, इंटरमीडिएट लिगेंड्स।
ठीक, इसका मतलब ये है कि आपका पास ये कुछ ऐसा प्रकार का जो लिगेंड होता है, मतलब ये कभी कभी वीक जैसा बिहेव करता है, कभी कभी स्ट्रांग जैसा बिहेव करता है। तो यानी इसको वीक और स्ट्रांग कब कहेंगे? अगर अमोनिया क्या कर रहा है, कोबाल्ट 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो वीक जैसा रहेगा, और यही अमोनिया कोबाल्ट 3+ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो स्ट्रांग रहेगा। और आपको पता है स्ट्रांग लिगेंड में एक खास बात होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयर करा देते हैं। तो यहां पे पेयरिंग नहीं होगी, याद रखना इस बात को, यहां पे पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी मतलब ये ऑर्बिटल खाली होंगे नहीं, खाली नहीं होंगे तो मैं इस वाले ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक अमोनिया, 4 हो गया अमोनिया, 5 और 6, ये अमोनिया को 6 अमोनिया को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। 6 बॉक्स को यूज किया है। कौन कौन सा वो बॉक्स है, एक S है, 3 P है और 2 D है, sp3d2। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा क्या बन जाएगा, बीच में आपका कोबाल्ट है, यहां अमोनिया, यहां पे अमोनिया। अब जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, अब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये देखो इसका शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया है, पर क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो आपको यही वाला वीडियो अगर आप देखें तो आपका सोल्यूशन सब कुछ हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ओके, क्लियर है? इस कॉम्प्लेक्स को कुछ इस तरीके से बना लो, ब्रैकेट के ऊपर 3+ है। आपको बताना है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, हम लोग कौन वाला ऑर्बिटल यूज किए थे, ये वाला। इसमें कहीं से भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आप बोलेंगे हाँ मैम हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कितने आ रहे हैं, 4। तो यहां पे देखो ऑप्शन में कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। चाहती तो मैं तुरंत बता सकती थी, पर हो सकता है आपसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमा के कुछ भी पूछ ले। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है? इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ए लिगेंड इज, ये देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है कि आपका मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन बाद में स्टडी हुआ तो पता चला कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? आंसर है नो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं पर पॉजिटिव कहीं पे निगेटिव होता है, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनने के ज्यादा चांसेस है। तो लिगेंड को हम लोग क्या बना रहे हैं, निगेटिव, और मेटल को क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड क्या है, निगेटिव है ना। तो मॉलिक्यूल विथ ऑर्बिटल गलत, केटायन गलत, पॉइंट चार्ज गलत, एनायन। ये क्या रहेगा, एनायन रहेगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लास बताना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो चलते। ज्योमेट्री हैव मैक्सिमम सीएफएससी। अच्छा, मैक्सिमम सीएफएससी यानी डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू पूछ रहा है किसमें ज्यादा होती है, किस ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा होती है, स्क्वायर प्लेनर पे, ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, टेट्रागोनल में। जल्दी से बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ये बात याद रख लेना बच्चों कि जो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, फिर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्टाहेड्रल, फिर लास्ट में आपका आता है टेट्राहेड्रल। ठीक, तो यहां पे ये आपका है ऑर्डर सीएफएससी का। ठीक, सीएफएससी का ऑर्डर आता है, स्क्वायर प्लेन का सीएफएससी यानी डेल्टा का ऑर्डर। ठीक, तो डेल्टा आपका सबसे ज्यादा होता है स्क्वायर प्लेनर में। ऑप्शन ये चेक कर लो, ए रहेगा, ये याद कर लेना। चले आगे, ये देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट वाला स्पेक्ट्रा। ये 3 चैप्टर एकदम बढ़िया से पढ़ लो बच्चों, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एमसीक्यू चाहे वो आपका रिटन एग्जाम हो। चलो चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कितने लेवल्स होते हैं प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा,
तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपके कितने लेवल्स होते हैं, जल्दी बताइए। ये सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ाई भी हूं। चलो जल्दी बताओ, और भी कितने भी क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपको पता है, ध्यान से ये देखना, हम लोग बनाते हैं क्या, डी ऑर्बिटल। और थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, एक मिनट। चलो ठीक है, 3 4, ठीक। इसका नाम है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और क्या हो जाएगा, डी एक्स टू माइनस वाई टू एंड डी जेड टू, ठीक। ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए। ये जो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट करता है, आपको पता है किसमें किसमें स्प्लिट करता है, तो 2 ऑर्बिटल चले जाएंगे ऊपर, 3 ऑर्बिटल चले जाएंगे नीचे। इसका नाम है T2G, इसका नाम है EG। पर यहां पे पूछा है स्क्वायर प्लेनर का, ये तो ऑक्टाहेड्रल का है ना, ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल का है, आपसे पूछा है स्क्वायर प्लेनर का। तो इसमें आपके कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, DXY होता है, DXZ होता है, DYZ होता है, और यहां पे होता है DX2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर, ठीक। यहां पे एक्चुअली क्या होता है, ये भी स्प्लिट कर जाता है, तो ये फर्दर स्प्लिट कर जाएगा, यहां पे आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक। और ये फर्दर आपका स्प्लिट कर जाता है, ये हो जाता है डी डी वाई, ये वाई जेड वाला हो जाएगा, एक मिनट। अच्छा हाँ, डी एक्स वाई हमको लिखना चाहिए था, वही तुम कह रहे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। ये आपका हो जाएगा डी एक्स वाई, ठीक। और यहाँ पे डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स, अच्छा डी एक्स वाई ऊपर चला गया ना, अब ठीक है। जो जेड वाले हैं वो नीचे रह जाएंगे, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये हो जाता है, ठीक। तो कितने कितने ऑर्बिटल हो गए, स्प्लिट किया है 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स में, ठीक। तो इसका एक सेकंड, 4, ये दोनों तो डी जनरेट है ना, ये दोनों देखो इसकी एनर्जी क्या है, सेम है, ये दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक ऑर्बिटल ये 2 3 4, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक। स्क्वायर प्लेनर का ये होता है, ये ऑक्टाहेड्रल का है, और यहां पे ये लिख लो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। चले आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टेबलाइजेशन क्या, अच्छा D9 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चलो ये बना दे, तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, ठीक, और D9 केस है ऑक्टाहेड्रल के लिए ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इसको क्या, वो कैसे निकालते हैं, इसका ये देखो, इन दोनों के बीच का जो गैप आता है, इसका आता है प्लस 0.4 TQ, इसका आता है गैप माइनस 0.6 DQ, और इस टोटल जो आपका डिफरेंस आता है 10 DQ पे, ये बराबर, ठीक। चलो, तो हम लोग इसका CFSC कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CFSC का ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या बता रही हूँ, ठीक। ऑक्टाहेड्रल के लिए हो जाता है माइनस 0.6 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये फॉर्मूला, प्लस 0.4 इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, तो EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे, तो ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट कर लो, तो ये हो गया 2 4 6,
यहाँ पे ईजी में कितना, सॉरी T2G में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.6 इंटू 6, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है, हाँ सही, ये हो जाएगा प्लस 0.4, हालांकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 0.4 इंटू 1 2 3, ऑक्टाहेड्रल पूछा है, ये नहीं पूछा नहीं, ठीक है सही, 3.6 माइनस में प्लस 0.4 से 1.2। एक बात याद रखना, ये माइनस लगा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि माइनस को प्लस से ऐसा कुछ कर दें, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 4.8 के आसपास। कैसे इतना आ रहा है, -0.6, सिर्फ इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक मिनट 60 क्यों आना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हम कह रहे हैं ना कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाओ, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्यों नहीं लॉक हो गया, चलो क्वेश्चन ही गायब हो गया, 1 मिनट। अच्छा एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ दोबारा से, क्या था, CFSC D9 का था ना, D9 का था, दोबारा नहीं आ जाएगा, आ गया, चलो डिजिटल वाले का कुछ तो होता है काम, पूरा कैसे डिलीट हो जा रहा है भाई, छोड़ो, इरेज ही कर ले रहा है, ये भी गायब हो गया, ठीक। एक काम करते हैं ना, बस यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है भाई, हम कह रहे 0.4 ज्यादा कैसे आ रहा है इसकी वैल्यू, बस 1 मिनट रुक जाना, ये तो ठीक है, ये ऊपर ये आपका नीचे, ठीक, बैरी सेंटर है, यहाँ पे जो ये वैल्यू आते हैं ना -0.4 DQ है, बस मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, और यहाँ पे +0.6 DQ, ठीक, ये हो गया, अब ये सही आएगा, तो अब आ जाएगा -0.4 T2G इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्लस 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, अब सही है, CFSC की वैल्यू अब एकदम करेक्ट आंसर आएगा, तो -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो D9 के केस में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, तो यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 0.6 इंटू 3, तो ये हो गया 24 2.4, प्लस ये हो गया 2.8, अब तो ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 6 बज गया ना, -6 DQ, ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। अब सॉल्व कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं टेट्राहेड्रल का ये बना दी थी, ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप जो बच्चे ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे उनका तो करेक्ट आंसर आएगा, मेरे वजह से गलत हो गया होगा, सॉरी इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर अफेक्टिंग CFSC, क्या फैक्टर मतलब CFSC को क्या क्या फैक्टर करता है, एक तो मेटल के ऊपर चार्ज,
लिगेंड सब तो करता है। तो नेचर ऑफ मेटल आयन करता ही है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा सीएफएससी उतना ज्यादा होता है। ठीक, तो हाँ ये तो करता ही है। नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड भी वीक होते हैं स्ट्रांग होते हैं। वीक वाले के लिए सीएफएससी की वैल्यू कम रहती है, स्ट्रांग वाले के लिए सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा रहती है। हाँ तो ये भी करता है। ज्योमेट्री भी मैटर करता है कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक, सारा रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलते नेक्स्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी जी? कैसे इसका निकालते हैं? डेल्टा ओ की वैल्यू से कैसे निकालेंगे? डेल्टा ओ की वैल्यू पूछा ना, डीजी पूछा है। अच्छा, डी क्यू या डीजी? तो इसका हम लोग ये निकालते हैं, डेल्टा ओ इक्वल टू एफ लिगेंड्स माइनस जी आयंस। ठीक, अब ये बच्चों ये फॉर्मूला कैसे आया क्या आया इस पे मत जाओ, इसको सिर्फ याद करना है। क्योंकि ये जो G है और U है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला जो पोर्शन है आप पढ़ते हैं उसको एमएससी में जब आप पढ़ेंगे तो ग्रुप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी में ही सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में दी रहेगी कि यहाँ पे G क्या है L क्या है। अभी के लिए फॉर्मूला याद रख लो कि इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, DG की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ 10 dg is 3. This value relative to the octahedral geometry will be. अच्छा, टेट्राहेड्रल का वैल्यू दिया है। हालांकि ये सब आपके सिलेबस में है भी नहीं, पर कोई बात नहीं। यहां पे आ जाएगा इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वैल्यू। और क्या हम लोग पढ़ते हैं, डेल्टा ओ इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू, क्या था आपका फर्स्ट क्वेश्चन? पहला वाला क्वेश्चन क्या था, याद करो। डेल्टा ओ, डेल्टा टी बराबर क्या है, 4/9 डेल्टा ओ, 4/9 डेल्टा ओ। ठीक, ये वैल्यू है। क्या पूछा है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वैल्यू ऑफ 10 dg, मतलब इसकी वैल्यू dg इज 3। अच्छा, इसकी वैल्यू 3 दी गई। दिस वैल्यू रिलेशन टू द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विल बी। अच्छा, इसकी वैल्यू दिया गया है 3। 4/9 गड़बड़ हो जाएगा। डेल्टा टी 4/9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3, 4/3। हाँ, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। इसकी वैल्यू डेल्टा ओ की वैल्यू दी गई है 3, तो यहां पे हम इसको पुट करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। चले आगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है। विच इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? ये देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड वाले लिगेंड बनाते हैं। जो वीक फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड्स। अब ये वीक फील्ड के लिगेंड्स आपके हो गए, असाइन साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया तो बाद में आता है, OH हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया। हमको जहां तक याद है वहां तक बता दें। EDTA हो गया, इन आ जाएगा ना, इन, फिर EDTA, फिर आपका हो जाएगा NO, फिर CO, फिर एक सेकंड, NO में साइनाइड पहले रहेगा फिर CO रहेगा, ऐसे ये आपका। तो यहां से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मुझे पूरा एग्जैक्ट तो नहीं याद है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक, आप इसको एक बार चेक कर लेना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन जो मोटे मोटे तौर से जो स्ट्रॉन्ग और वीक याद है। तो ये बताओ, वीक फील्ड वाले लिगेंड देते हैं हाई स्पिन। साइनाइड ये देखो स्ट्रॉन्ग है, कट, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, कट। अब जैसे एक फ्लोरीन है एक अमोनिया है, तो फ्लोरीन आपका यहां पर ही, मतलब जितने भी आपके हैलाइड्स हैं, तो हाइलाइट्स यहाँ है, अमोनिया यहाँ है, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। तो हाइलाइट वाला क्या है, करेक्ट आंसर। वीक फील्ड लिगेंड ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11, कोबाल्ट, इस ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है।
कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल। पहली बात तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा ही नहीं क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है। तीन ऑप्शन में से और क्या कर सकते हैं, आप अपना दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा इसका। इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, तो ये देखो बच्चों, इनर्ट और लेबाइल हम लोग तब कहते हैं जब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे D6 है ना, कोबाल्ट 3+, D6 है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये किसी के साथ रिएक्ट करने लायक नहीं होगा, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक। स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स, इनर्ट वाला ज्यादा सही है क्योंकि ये अब किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, अब स्टेबल हो चुका है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या है। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके पास वो दिया गया है, द सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स विल बी एट हाइएस्ट रेट व्हेन एक्स हाईलाइट, मतलब जो आपका हाईलाइट है इज, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका। अब ये देखो, जो आपका प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है, सपोज करो इसके साथ कोई भी एक ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक तरफ एक्स है, तो बोला जो सब्सटीट्यूशन, जो बाहर से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करके आएगा, वो रिएक्शन करके आपको हाईएस्ट रेट में कौन देगा, तो ये एक्स माइनस कौन सा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक्स है यानी ये हैलाइड है, तो हैलाइड को हटाने वाला तो कोई दूसरा हैलाइड तो आएगा नहीं, उसको हटाने वाला आएगा एक अलग सा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो सारे हैलाइड है, एक अलग है, तो नाइट्रेट ही उसको हटाकर ट्रांस इफेक्ट से कहा जाता है, ट्रांस पोजीशन पे खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और दूसरे को बाहर कर देगा, ठीक। ओके, तो लास्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिमम ट्रांस इफेक्ट इज शोन बाय, सबसे कम ट्रांस इफेक्ट कौन दिखाता है, साइनाइड हो गया, C2H4 हो गया, NH3। तो ये देखो ये सारे तो आपके स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग वाले, ये सब ट्रांस इफेक्ट दिखा। ट्रांस इफेक्ट कुछ नहीं होता है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, सपोज करो ABCD है, हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमको इसके ट्रांस पोजीशन पे कोई एलिमेंट को लाना पड़ेगा, तब जाके हटेगा। तो ये क्या करेगा, इसके ट्रांस पोजीशन पे आएगा, इसको हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट, और इसका सबसे मिनिमम होता है H2O में। ओके, तो बच्चों यहां तक आपका क्या था, यूनिट 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख चुके हैं MCQ। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 8 जो सबसे लास्ट है BSc थर्ड सेमेस्टर का, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो इतना बच्चों आप पढ़ लो, इसका जो भी आपको वीडियो सोल्यूशन है यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसका जो PDF फॉर्म में है वो आपको DNS एजुकेयर ऐप की स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।